गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम है कैलाश और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। आज की इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है बेसिक ऑफ इंग्लिश। हाँ, ये कोई टॉपिक नहीं है, बट जहाँ तक किसी लैंग्वेज की बात की जाए तो उसका बेसिक जो कंटेंट है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि इंग्लिश क्या है और उसके बाद इसके जीरो से हीरो तक के सफ़र को। सबसे पहले हमारे सामने ये लिखा पड़ा इंग्लिश। सबसे पहले ये बताइए कि ये है क्या। माइंड में आ रहा होगा कि एक सब्जेक्ट है, क्योंकि जिस दिन से हम स्कूल गए एज ए सब्जेक्ट ही तो इंग्लिश को पढ़ते आ रहे हैं। बट अगर इनके कंटेंट्स को हमें क्लियर करना है तो सबसे बड़ी बात, हमें इसको उसी फॉर्मेट में देखना है जिस फॉर्मेट में ये होती है। और इंग्लिश वैसे ही एक लैंग्वेज है जैसे हमारी मदर टंग हिंदी है या फिर किसी की भी मारवाड़ी हो सकती है। तो उस हिसाब से अब अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो किसी भी लैंग्वेज को बोलना एक तरीका होता है, सुनना दूसरा तरीका होता है और लिखना तीसरा तरीका होता है। और यहाँ तक कि इस कंपटीशन एग्जाम्स में राइटिंग और इसकी ग्रामर और इसकी स्क्रिप्ट वो सब कुछ ध्यान में रखा जाता है। तो इंग्लिश की अगर राइटिंग की मैं बात करूँ तो ये इसका फर्स्ट लेटर है ए, जो हमें बहुत पहले सिखाया जाता है। ए फॉर एप्पल, और यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके लास्ट ए टू जेड आता है। अब जिस टाइप से हिंदी में अपनी वर्णमाला होती है उसी टाइप से इंग्लिश लैंग्वेज में होती है अल्फ़ाबेट। और मेरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितनी होती है। बिल्कुल बच्चा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत मज़ेदार है। अब आपके माइंड में हो सकता है कि 4, 5, 21। खैर, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, कुछ ऑप्शंस आपको दे देता हूँ कि अल्फ़ाबेट 21 होती है, 1 होती है, 5 होती है या फिर 21 होती है। आपके पास है 5 सेकंड्स का टाइम सिर्फ सोचने के लिए, क्योंकि जवाब तो मैं आपको देने वाला हूं और बहुत ही टुच्चू सा जवाब होगा लेकिन बहुत मज़ेदार जवाब होगा। तो शायद आपको लग रहा होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 होती है, क्योंकि ए बी सी डी ये जहां तक जाएगा तो जेड तक आते आते 26 हो जाएगा। बट नो, ये आपका आंसर तो हो गया बिल्कुल रॉन्ग। ओके, अब आपके सामने ऑप्शन बचते हैं 21, 5 एंड 1। अगर आंसर ये नहीं है तो कहीं ना कहीं माइंड में आएगा कि शायद वोवल्स को छोड़ देते हैं, बी सी डी एफ जी। हाँ, हो सकता है वो अल्फ़ाबेट हो, बट ये 21 का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर बचते ए ई आई ओ यू। तो क्या ये हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो सकते हैं? तो ये भी आपका आंसर होने वाला है रॉन्ग। और 4 मैंने ऑप्शन दिया नहीं, क्योंकि कभी लगता है कि सर कैपिटल लेटर होते हैं, ये एक हो गया, फिर स्मॉल लेटर होते हैं, ये दूसरा तरीका हो गया, फिर इनको हम जब कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं तो ऐसे करके 4 फॉर्मेट हो सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, बट नहीं। हमारा जो यहाँ पर आंसर है वो है ए। क्यों? अब ध्यान से समझते जाना। देखो, एक जो माली होता है उसके बाद बहुत से फ्लावर्स होते हैं। हिंदी में भी हमारे पास बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स है जिनको हम वर्ण बोलते हैं, क ख ऐसे करके चलते रहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी हमारे पास ऐसे अच्छे अच्छे फ्लावर है जिनको हम लेटर्स बोलते हैं, ए बी सी डी ऐसे ऐसे ये चलते रहते हैं। फाइनली क्या होता है, हम जिस टाइप से फ्लावर्स की एक माला बनाते हैं, माला मीन्स गार्लैंड, ओके, तो उसी टाइप से इन लेटर्स को एक अच्छे अरेंजमेंट में लाने के लिए हम ए से लेके जेड तक की एक सीरीज बनाते हैं जिसको बोला जाता है अल्फ़ाबेट। अगर मैं पूछता लेटर्स कितने हैं तो आपका फर्स्ट ऑप्शन 26 वाला राइट होता। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आफ्टर दैट आपके सामने सेकंड ऑप्शन था 21। तो ये क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और थर्ड नंबर पे हमारे सामने ऑप्शन था 5। ये क्या है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि ए से लेके जेड तक की ये जो लेटर्स की जो सीरीज मान लो, गार्लैंड मान लो, माला मान लो, इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट इज 1। अभी यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि अल्फ़ाबेट तो 1 है, लेकिन मैं जैसे ही इसको अल्फ़ाबेट्स कर दूं तो अब हमारा आंसर क्या होगा, अल्फ़ाबेट्स कितनी होती है। तो अल्फ़ाबेट्स का मतलब वर्णमाला नहीं होगा। अल्फ़ाबेट्स का मीनिंग होता है कोई भी लैंग्वेज, और लैंग्वेज तो किसी की भी कुछ भी हो सकती है। जैसे इशारों में कोई बातें कर रहे हैं तो उनकी तो वो पर्सनल लैंग्वेज हो सकती है। कोई
मान लो राजभाषा है, हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, मराठी है, तो वो अलग हो सकती है। नेशनल लैंग्वेज हमारी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, तो वो अलग हो सकती है। तो लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तब हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, और अल्फ़ाबेट्स कितनी भी हो सकती है, बट केवल अल्फ़ाबेट की बात की जाए तो वो होती है हमारी वर्णमाला, जो केवल और केवल एक होती है। अब आपके सामने मैं सारे लेटर्स जरूर लिखूंगा। हाँ, हो सकता है फिर से आपको लगे कि ABCD से शुरुआत क्यों की, तो शुरुआत की CD वही होती है जहाँ से हम चलना शुरू करते हैं, और हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्कुल जीरो से देखेंगे। देखो, मैं आपके सामने सारे लेटर्स लिख रहा हूँ। आपको सबसे पहले सिखाया जाता है, जब आप स्कूल में गए होंगे, ABCD। आपको ये भी बताना है कि इनमें से कौन सा लेटर, हाँ सोचते जाना है, बताना तो क्या, कि कौन सा लेटर रॉन्ग है, कौन सा लेटर राइट है। मैं वैसे ही लिख रहा हूँ जैसे अमूमन लोग पीपल लिखते हैं, F, फिर हम ऐसे लिखते हैं G, फिर होता है H। 2 डेज स्कूल गए तब तक हमें ABCD EFG H सिखाया गया। फिर जब 2 दिन हो गए तो किसी ने बोला होगा कि 2 लेटर और ज़्यादा सिखाओ, तब H के बाद में हमें I, J, K, L, और फिर 2 ज़्यादा तो फिर M और N ऐसे सिखाया होगा। फिर O, P, Q, R, S एंड T। उसके बाद में U, V, W, X, Y एंड Z, और हमें लगा ABCD सीख गए, अल्फ़ाबेट सीख गए, तो इसका नाम है अल्फ़ाबेट। ये तो आपको ध्यान में आ गया होगा। आगे की क्या कहानी है, मैंने ऐसे क्यों लिखा, तो मैंने कहा था कि लेटर्स जो होते हैं वो होते हैं 26। अल्फ़ाबेट हमारी 1 थी, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेटर्स का, तो वो लेटर्स कितने, 26। अब मैंने इसको इस सीरीज में इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे सामने एक ऑप्शन था 21 और एक ऑप्शन था 5। जब अल्फ़ाबेट क्लियर हो जाती है तो थोड़ा सा आगे का लेवल आता है, तब एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं और वोवेल्स कितने होते हैं। तो देखो, इधर की जो ये सीरीज बनी है आपकी फर्स्ट वाली, इनको बोला जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में वोवेल्स, एंड द वोवेल्स आर 5। वोवेल्स कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, A, E, I, O, U, जो एक ही सीरीज में आपके सामने पड़े हैं। इसके अलावा इधर से जो बच गए ये है 21, और इनको बोला जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्सोनेंट्स। देखो, बात ये भी हो सकती है कि जब लेटर्स 26 थे तो हमें कहाँ ज़रूरत पड़ी कि हम इनको वोवेल्स की कैटेगरी में अलग से डिवाइड करें और कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में अलग से डिवाइड करें। तो इसके लिए जब हम आगे कहीं पे पहुंचेंगे तो हमारे सामने एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स होते हैं ए, एन एंड द। तो वहाँ पर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बनता है कि जब वोवेल लेटर हो तो क्या लगाते हैं, कॉन्सोनेंट हो तो क्या लगाते हैं, तो एक कैटेगरी को अलग अलग से डिफाइन कर सके, जहाँ हम ग्रामर को अच्छे से समझ सके, लैंग्वेज को बहुत ईजी बना सके। इस वजह से कहीं ना कहीं हमें वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को, क्योंकि देखो लैंग्वेज क्या है, वोकल कॉर्ड से निकली गई हर एक आवाज़, चाहे दिल से निकली मानो या वोकल कॉर्ड से, और उसको समझने के अलग अलग तरीके हैं। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। तो कुछ चीज़ें जो क्या होती है गहरी आवाज़ के साथ निकलती हैं, मतलब उनमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। और कुछ चीज़ें ऐसी जिनको बोलने में बिल्कुल भी, देखो क्या होता है, जैसे हमारे फ्रेंड होते हैं ना, हम उनके सामने कोई सी भी बात फटाक से बोल देते हैं, तो ऐसे कुछ वोवेल्स साउंड होते हैं जो फटाक से मुंह से निकल जाते हैं, उनको बोला जाता है वोवेल्स, A, E, I, O, U। और बाकी जिनमें थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, जैसे आप अपने सर के सामने जाते हो, पापा के सामने जाते हो, और ख़ास करके तब जब कोई गलती करके जाते हो तब थोड़ा सा टाइम लगता है ना, वो साउंड होते हैं कॉन्सोनेंट्स, जो आपके बचे हुए 21 लेटर्स हैं इन 5 के अलावा। ये तो हुई बेसिक बात जो बिल्कुल बच्चों वाली कहानी थी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं यहाँ पे लेटर्स लिख रहा हूँ, आप ये नोटिस करना कि उनमें से कौन सा लेटर सही है और कौन सा रॉन्ग। तो मैंने जब A लिखा था, ऐसे लिखा था, दैट वाज करेक्ट। मैंने B लिखा था, वो भी ठीक ही लिखा था, C भी ठीक ही लिखा था, लेकिन जब D लिखा था तो ऐसे लिखा था।
मैं ये नहीं कह रहा कि इसको अगर आप ऐसे लिखोगे तो कोई इसको डी नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल पढ़ेगा, बट एक्चुअल में डी होता है ये फॉर्मेट में, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने कहीं एम लिखा तो बहुत से लोग ऐसे भी लिखते होंगे, तो एम भी ये रोंग है। क्यों रोंग है? अब देखो सुनो, जो लेटर्स होते हैं वो लेटर्स दो फॉर्मेट में होते हैं, एक तो कैपिटल फॉर्मेट में और दूसरे स्मॉल फॉर्मेट में। कैपिटल लेटर्स की कहानी ये है कि कैपिटल लेटर्स हमेशा जो इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने के लिए लाइंस यूज की जाती है, फोर लाइंस में जो ऊपर की 3 लाइनें होती है, देखो नाम क्या है, कैपिटल लेटर यानी बड़े हैं, और भाई साहब जब बड़े होंगे तो नीचे वाली लाइन में थोड़ी बैठेंगे, इसका मतलब ये जो नीचे की लाइन होती है इसको खाली छोड़ दिया जाता है जब भी कैपिटल लेटर्स लिखने होते हैं। तो ये होते हैं हमेशा ऊपर की 1, 2 और 3 लाइंस में। तो इस हिसाब से अगर मैं लिखूं तो ए से लिखा जाएगा, ठीक है, डी भी आ जाएगा। उसके बाद जब एम की बात करूं तो एम तो हमने ऐसे लिखा ना, यहाँ से यहाँ तक तो 3 लाइंस कवर हो रही है, क्या यहाँ से यहाँ तक 3 लाइन कवर हो रही है? नहीं ना, तब ये तो फॉर्मेट हो गया रॉन्ग। तो फिर एम सही कैसे होगा? एम सही होगा अगर हम यहाँ से 1, ये 2 और ये 3 लाइन कवर करें। ये होता है राइटिंग का सबसे बेसिक तरीका। इसी हिसाब से जब W भी लिखेंगे तो लोग ऐसे लिखते हैं, जो कि सरासर 100% रॉन्ग है, उतना ही जितना कि लोग कहते हैं कि हाँ मेरे पास हवाई जहाज है। W को भी किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा? इस फॉर्मेट में। तो ये कुछ ऐसे लेटर हैं कैपिटल लेटर्स में, स्पेशली एक तो अपना D जिसको ऐसे लिखना है, हमेशा ध्यान रखें। एक G जिसको ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है, इसको हमेशा इस फॉर्मेट में लिखना है। आफ्टर दैट M आपको बता ही चुका हूँ, 3 लाइंस कवर करोगे, और फिर W इस लाइन में। बट अब यहाँ पर एक दिक्कत आएगी, अगर आपका थोड़ा सा माइंड एक्स्ट्रा चलता है तो कि सर ये है 4 लाइंस, ठीक है, मान ली ये 4 लाइंस है, ऊपर की 3 लाइंस में हमें कोई ना कोई लेटर लिखना है, लिखेंगे तो सर P लिख के बताओ, ये लिखा। अब आप उस बात पे अड़ो कि सर 3 लाइनें कवर होनी चाहिए, मैंने कहा हाँ। अब आपने कहा सर ये P यहाँ से यहाँ तक तो 2 लाइन्स ही कवर कर रहा है ना, 3 कवर करवाओ, ठीक है करवा देते हैं, और ये बन गया D। इस वजह से कि ये कहीं P D ना बन जाए तो वो एक मजबूरी होती है, तब हमें P को P रखना पड़ता है। बट जहाँ तक पॉसिबल हो, अगर 3 लाइन्स में कवर हो रहा है, जैसे कि M यहाँ लिखते थे तो इसको ऐसे लिखते तो भी तो हो जाता ना, इस वजह से M ऐसे राइट है और P ऐसे राइट है, ना कि ऐसे, क्योंकि ये बन जाएगा D। अब इसके बाद की कुछ और अच्छी बातें, ये तो बड़े भाई साहब की बात कर ली कैपिटल लेटर्स की, अब बात करते हैं स्मॉल लेटर्स की। और हमें पता है, देखो जो बड़े होते हैं ना, उनको बोल दे कि ऊपर की 3 लाइंस में आना है, आके थम जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। छोटे बच्चों को अगर हम कहे बेटा ऊपर की लाइन में बैठना, तो नहीं बैठेंगे, बीच में बैठना कभी बैठ भी जाएंगे, नीचे के लाइन में बैठना है नहीं बैठेंगे। और छोटे बच्चों में अक्सर हमने देखा है सबसे बड़ी आदत होती है कि उसकी सीट जो फिक्स हो जाती है ना, फिर वही बोलते हैं हाँ मेरी सीट पे तू कैसे बैठ गया। तो इनको ना हमने पहले से ही सीट्स डिवाइड कर रखी है कि किस लाइन में कौन सा लेटर आएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट मैं आपके सामने A to Z सारे लेटर्स मैं क्यों करवा रहा हूँ, ये कहीं आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बट आप जब नोट्स भी बनाते हो ना, आगे हम जितने भी टॉपिक क्लियर करेंगे तो वहाँ पे हमें नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, और उनमें भी सीधी सी बात है, देखो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसी आपकी राइटिंग होगी वैसी ही आपकी कंपटीशन में फाइटिंग होगी। तो जितना अच्छा लिखोगे, अच्छे से पढ़ने का मन करेगा, समझ में आएगा, अदरवाइज वही कहानी, कोई ऐसा करना ही नहीं है कुछ कि हमारे ही नोट्स हमें ही ऐसे लगे कि ना बोरिंग है। तो देखो सबसे पहले कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो ऊपर की 3 लाइंस में लिखे जाते हैं, कुछ जो नीचे की 3 लाइंस में लिखे जाते हैं, कुछ बीच की 2 लाइंस में। मैं जैसे जैसे भी है लिखते जाता हूँ। अगर मैं A की बात करूँ तो बीच की 2 लाइंस में, ओके। B की बात करूँ तो ऊपर की 3 लाइंस में, C बीच की 2 लाइन में, D ऊपर की 3 लाइन में, उसके बाद में E बीच की 3 लाइंस में, F को मैं एक बार छोड़ देता हूँ क्योंकि ये आपके लिए क्वेश्चन है कि ऊपर की 3 लाइंस में आता है या नीचे की 3 लाइंस में। F के बाद G ये आएगा नीचे की 3 लाइंस में, फिर आएगा H ऊपर की 3 लाइंस में, I बीच की 3 लाइंस में, J नीचे की 3 लाइंस में, फिर आएगा K ऊपर की 3 लाइंस में, फिर L, फिर M, मैं लिखते जा रहा हूँ बार बार क्या बोलूँ, N, फिर आएगा O, फिर आएगा P, फिर Q,
फिर R, फिर S, आफ्टर दैट T, फिर होगा U, फिर होगा V, W, देन X और देन Y और देन लास्ट फाइनल लेटर होगा अपना Z, जिसको लिखने का तरीका ये होगा। मैंने एक छोड़ रखा है F। अब वो F कहाँ पर आएगा? ऊपर की 3 लाइंस, नीचे की 3 लाइंस, बीच की 2 लाइंस में, या फिर चारों ही लाइनें कवर करेगा? ये आप पे छोड़ रहा हूँ। अब सुनो, ये बहुत सारे लेटर्स है, इनको छोड़ देते हैं कि कहाँ लिखा जाता है, बट सबसे पहले हम इनकी बात कर लेते हैं जो ऊपर की 3 लाइंस पे बैठते हैं। आप एक कहानी इमेजिन करना, किसी क्लास में आप बैठे हो और उस पे 1 2 3 4 फ्लोर है, तो जो बड़े हलकट बच्चे होंगे ना वो क्या करेंगे, या फिर आप जब भी कभी क्लास में जाते हो 4 सीढ़ियाँ हैं, तो जो थोड़े से बच्चे होते हैं ना नौटंकी वाले, वो क्या करते हैं, फर्स्ट सीढ़ी को छोड़ के सीधी सी फदाक लगाते हैं दूसरी सीढ़ी पे, यानी कि फर्स्ट को तो छोड़ दिया, कौन, वो लोग जो बड़े हलकट है। तो यानी कि जो बड़े हलकट है वो 6 लेटर बड़े हलकट, तो BDHLKT ये हमेशा ऊपर की 3 लाइंस में लिखे जाएंगे। अब बात करते हैं इन लेटर्स की जो नीचे की 3 लाइंस में कैसे याद रहेंगे। मान लो किसी दिन आपको किसी इंटरव्यू में एयरफोर्स का एग्जाम, इंडी का एग्जाम, कोई बड़ा सा एग्जाम पूछ लिया कि चलो बेसिक ही बता दो मुझे इंग्लिश का कि जी कहाँ लिखा जाता है, अपर 3 लाइंस में, नीचे की 3 लाइंस में। अब वहाँ सोचोगे तब तक तो आपका टाइम ही खत्म हो जाएगा, 10 सेकंड 20 सेकंड आपको मिलते हैं। देखो एक कहानी इमेजिन करना, एक छोटा भाई है, एक उसकी बड़ी बहन है, दोनों के नहीं बनती है, ठीक है। जीजी जो है वो ऊपर की बिल्डिंग में रहती है, मतलब ऊपर के फ्लोर में किसी रूम में रहती है। अब क्या हुआ, बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है, गेम खेल रहा है, उसके पास पड़ी है चाय, दोनों के बीच बनती नहीं है। एक दिन क्या हुआ, जीजी वहाँ से आई, कहाँ से, ऊपर के फ्लोर से, उस अपने छोटे भाई के पास, उसके पास पड़ी थी चाय। जीजी के उसका हो गया थोड़ा सा झगड़ा। आफ्टर दैट उस जो उसका भाई है उसने क्या कहा कि जीजी, मतलब उसको इग्नोर किया, ठीक है। जीजी गई अंदर चाय बनाने के लिए, लेके आई, फिर जीजी थोड़ा सा जैसे ही साइड में हुई, उसी चाय में गिर गई मक्खी, उसने निकाल दी, ठीक है। अब आई जीजी, उसने कहा चाय पी रहा है कि नहीं पी रहा, ठीक है। तो जीजी ने उठाई और चाय पी ली, उसमें क्या थी, मक्खी। थोड़ा सा हो सकता है उसका माइंड अब फिरने लग जाए, तो उसने मक्खी वाली चाय पी ली, थोड़ा सा नशा वसा आ गया। अब जीजी कहाँ जाएगी, अपने फ्लोर पर। ये 1 2 3 4 जीजी यहाँ रहती है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हुई है, यहाँ से 1 2 और ये 3। अब यहाँ तक पहुँची ना, तब तक बैठ गई, ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंची नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि नीचे की 3 लाइंस में ही जीजी थी, और फिर उसका भाई आया और बोला जीजी ये क्यों पी, यानी कि जी जी ये क्यू और पी, यानी कि एक तो वो लेटर हो गया जी, एक हो गया जे, एक हो गया क्यू, एक हो गया पी और एक हो गया वाई। ये जो 5 लेटर्स हैं नीचे की 3 लाइंस में लिखे जाते हैं। ओके, अब बचे हुए हमारे ACEIMNORSUVWX एंड जेड, इनको लिखा जाता है हमेशा बीच की 2 लाइन में, क्योंकि देखो कितने छोटे छोटे से, कोई भी इनको कहीं भी बिठा देगा, ना तो ऊपर ना नीचे, बीच में कहीं होता है ना, बस की सीट में 3 की सीट होती है, बीच में कौन बैठता है, जो छोटा सा होता है, बस ये यहाँ पे बैठ गए। अब एक लेटर और बच गया जिसको हम बोलते हैं F। स्मॉल लेटर्स का F मीन्स होता है फेल, और फेल वो बच्चा होता है जो ना तो 1 लाइन में टिकता है, ना 2 लाइन में टिकता है, ना 3 लाइन में, इसका मतलब 4 लाइन है तो बैग यहाँ रखेगा, बोतल यहाँ रखेगा, खुद यहाँ बैठेगा, उसके जूते इस पे होंगे। तो F जो लेटर्स है वो हमेशा 4 लाइन्स में लिखा जाता है। तो ये हमारा बेसिक था जहाँ से हमने शुरुआत की। सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट क्या होती है, ठीक है, और उसका हमारे सामने आंसर था अल्फ़ाबेट वर्णमाला होती है, और होती कितनी है, 1 होती है, ठीक है। उसके बाद लेटर्स कितने होते हैं, तो हमारे लेटर्स थे 26, उनमें से कॉन्सोनेंट्स कितने, 21। फिर बचे अपने वोवल्स कितने, 5। क्लियर। इसके बाद में हमने देखा कि इसको हम कितने टाइप से लिख सकते हैं लेटर्स को। तो टाइप्स ऑफ अगर मैं लेटर्स की बात करूं तो अपने 2 टाइप से, पहला कैपिटल, दूसरे स्मॉल लेटर्स। इनको कैसे लिखा जाता है वो हमने सीखा, लेकिन अब इनका यूज कहाँ कहाँ होता है
क्यों जरूरत पड़ी कि ए ऐसे भी समझ में आ रहा है कि इसको ए बोला जा रहा है, मान लो इसका प्रोनाउंसिएशन हम ये कर रहे हैं तो हमें पता है कि ए को ए बोला जाए, फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? भाई इसको भी तो यही बोलते हैं ना, तो ये भी हम समझेंगे। ओके, अब इसके बाद में हमारा बेसिक टॉपिक अगर मैं बताऊं, ओके, तो अब हम बात करेंगे कि ये छोटी सी सीरीज से हमने शुरुआत की है। सबसे पहला लेटर कौन सा? ए, बी, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। इसी हिसाब से अगर मैं लेटर ऐसे लिख दूं, ओ, डी, जी, लेटर्स तो है ना। अब क्या होता है, जैसे सबसे पहले क्या होता है, छोटी छोटी सी मिट्टी के कण होते हैं, आफ्टर दैट उनको हम करते हैं इकट्ठा, फिर हम अपनी बनती है ईंट जिसको ब्रिक बोलते हैं, फिर ईंट उसको लगाते रहते हैं, फिर अपनी बनती है दीवार, फिर दीवारें उनको मैच करके हम बनाते हैं रूम, और फिर तब जाके हमारे कहीं ना कहीं एक रहने लायक अच्छा सा कमरा या फिर बिल्डिंग ऐसे कुछ बनता है। तो हर चीज़ की शुरुआत ऐसे ही होती है, बेसिक बिल्कुल जीरो से होता है। तो सबसे पहला जो यूं कहूँ कि यूनिट अगर किसी लैंग्वेज की मैं बताऊं, और स्पेशली अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो 26 लेटर्स है ये इनकी बेसिक यूनिट है। फिर क्या करते हैं, लेटर आपस में मिलते हैं और ये लेटर्स मिलके बनाते हैं एक ग्रुप। ठीक वैसे ही जैसे आपका कभी हॉस्टल में, डिफेंस में और कहीं मन नहीं लगता है तो फिर आप दोस्त बनाते हो, फिर आपका ग्रुप बनता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने मान लो ग्रुप बनाया, मैंने एक वर्ड ले लिया ओ, एक लेटर ले लिया डी, एक लेटर ले लिया जी, ग्रुप बन गया। तो क्या मैं इस ग्रुप को वर्ड बोल सकता हूं? क्या क्वेश्चन, वर्ड बोल सकता हूं? नहीं। ग्रुप तो हो सकता है, बट जब तक कोई वर्ड अपना सेंस, अपना मीनिंग शो नहीं करेगा तब तक वर्ड नहीं है। भाई मान लो कोई पार्टी है, ओके, उसके अंदर कार्यकर्ता जुड़ते जा रहे हैं, तो जब तक वो सही से किसी काम, किसी पर्पज को शो नहीं कर रहे, तो क्या हम उनको पार्टी बोल सकते हैं? क्या नहीं। ये भी इकट्ठे हो गए, लेकिन इकट्ठा होने से क्या होता है, भीड़ बहुत है दुनिया में, फिर भी इतना इंसान अकेला, तो भीड़ होने से नहीं होता। जब उनका कोई ना कोई मीनिंग निकलेगा, तो ये कैसे निकलेगा? तो देखो, लेटर के बाद में अगर इससे थोड़ी सी बड़ी यूनिट हम देखें तो वो होगा हमारा वर्ड। और वो वर्ड कब बनेगा? जब लेटर सारे मिलेंगे, ये लेटर। तो पहला चीज तो हो गया कि लेटर्स का क्या होगा, ग्रुप, और वो ग्रुप भी ऐसा अरेंजमेंट मैटर में होना चाहिए कि उसका कोई ना कोई मीनिंग निकले। अरे आप कभी प्रेयर भी करते होंगे, ठीक है, कभी आप परेड भी चलते होंगे, तो उस टाइम क्या होता है, आप इकट्ठे होगे लेकिन एक सीक्वेंस में नहीं हो, अरेंजमेंट में नहीं हो, तो क्या आपको कोई परेड बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो उसी हिसाब से लेटर्स का ग्रुप तो हो सकता है, लेकिन अगर वो अरेंजमेंट किया हुआ नहीं है ना, तो भी वर्ड नहीं है। इसका मतलब जब मैंने ओ डी जी लिखा था, ग्रुप ऑफ लेटर्स था, बट इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा था। अब सुनना, मैं इसको जी ओ डी लिख दूं, हमारे दिमाग में जब तक ओ डी जी था तब ओ डी जी ही चल रहा था, और जैसे ही मैंने जी ओ डी लिखा, सीधा सा याद आया, अरे भगवान, मैंने तो वही लेटर लिए, बस अरेंजमेंट ही किया है, लेकिन माइंड में क्या आया? भगवान। वैसे ही अगर मैं डी को पहले लिख दूं तो क्या बनेगा? डी ओ जी। अभी क्या दिमाग में आया? यू नो वेरी वेल, ये वाला वर्ड। तो जब मैंने जैसे ही अरेंजमेंट किया, वर्ड वही थे लेकिन अरेंजमेंट जैसे ही किया, तो उसका कोई ना कोई सेंस, कोई ना कोई अर्थ, कोई ना कोई मीनिंग आपके दिमाग में आया। और जब ये हो गया तो इसका मतलब अपना जो टारगेट था लेटर्स को इकट्ठा करने का, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और तभी जाकर ये बन गया अपना वर्ड। तो जैसे हमने लेटर्स के टाइप्स देखे थे, मैं वैसे ही अगर वर्ड्स की बात करूं कि वर्ड्स कितने टाइप के होते हैं, तो ध्यान से समझना। शुरुआत लेटर, बिल्कुल सबसे छोटा नया सा बच्चा, और लेटर के बाद में क्या बना है? वर्ड। जैसे इनके हमने कैपिटल और स्मॉल लेटर्स देखे थे, वैसे ही वर्ड्स कितने टाइप के होते हैं। देखो, सिक्के का पहलू दो हो सकते हैं, रात और दिन हो सकता है, अच्छा और बुरा हो सकता है, लेकिन वर्ड तीन टाइप के। एक तो बिल्कुल आपके जैसे सीधे सादे सिंपल, और एक थोड़े से जिनको समझना मुश्किल हो उनको बोलते हैं कंपाउंड।
मतलब जिनको पाना बहुत कम मिलता है ना वही, और एक होते हैं जिसको मैं बोलता हूँ डिजिट वर्ड। देखो लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश को भी अगर कहीं से कुछ मिलेगा तो अडॉप्ट कर लेंगे ना। जैसे हम बेल्ट को बेल्ट बोलते हैं ना, हिंदी में क्या वो बेल्ट होता है, कमरबंद होता है, लेकिन हिंदी ने अब अडॉप्ट कर लिया, अच्छे से समझ में आता है कि बेल्ट मतलब बेल्ट, कमरबंद कोई नहीं बोलेगा। तो वैसे ही डिजिट और डिजिट क्या होते हैं, 1 2 3 ऐसे करके 9 तक या 0 मान लो, ये जो वर्ड होते हैं इनसे भी वर्ड बनता है। कैसे बनता है थोड़ा सा सोचो, तब तक मैं समझाता हूँ। सिंपल वर्ड क्या होते हैं, सिंपल मैंने कहा ना बिल्कुल सिंपल से, जिनका जन्म कहाँ से हुआ नहीं पता बट हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये अपनी स्क्रीन है, तो मैं इसको स्क्रीन बोल रहा हूँ, इसका मतलब हमें नहीं पता कि सबसे पहले स्क्रीन किसने बोला। हाँ अगर कोई इसको किसी दिन बिल्ली बोल देता तो हम भी ये बोलते कि बिल्ली पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। किसी दिन मान लो बिल्ली को हम बोल देते कि दूध, तो मैं ऐसे बोलता कि आज दूध म्याऊं म्याऊं कर रहा है, ठीक। तो वो सारे वर्ड जिनका ओरिजिन कहाँ से, जो जन्मे कहाँ से नहीं पता, जो हमने उनको नाम दे दिया वही आगे चल रहा है, तो वो हो गए अपने सिंपल वर्ड। इसके मैं एग्जांपल दूँ तो अपना एप्पल है, ठीक है, बॉल है, केट है, इस टाइप से। और कुछ एग्जांपल्स दूँ तो अपना फ्लावर है, अपना पोट है, सूरज बाबा सन, जिनका आज ठिकाना भी नहीं है, थोड़ी सी बारिश आए अपनी ताकत खो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लावर है। ये तो हो गए अपने सिंपल वर्ड। अब फिर कंपाउंड वर्ड क्या है? कंपाउंड वर्ड वो है जो दो सिंपल वर्ड से मिलके बनेंगे लेकिन दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। मतलब वही चीज़ कि शरीर दो आत्मा एक, जैसे शिव पार्वती थे ठीक वैसे ही, जैसे शिव पार्वती थे ठीक वैसे ही ये होते हैं अपने कंपाउंड वर्ड्स। देखो समझो कैसे। सबसे पहले है सिंपल। मैं सिंपल के अगर एग्जांपल लिखूं तो एक तो हो गया अपना सन, कोई भी हो सकता है, एक हो गया फ्लावर, एक हो गया पोट, इसी हिसाब से एक हो गया क्लास, ठीक है, इसी हिसाब से एक हो गया रूम, एक इसी हिसाब से हो गया मेट। देखो ये अलग अलग वर्ड है और अपना कोई ना कोई मीनिंग रख रहे हैं। तो ये तो है अपने सिंपल वर्ड। वही बता रहा हूँ, अगर मैं सन को अगर पहले फ्लावर बोल देता तो ऐसे बोलते कि आज फ्लावर बहुत तप रहा है, फ्लावर की वजह से, फूल की वजह से मुझे गर्मी लग रही है। तो इनका ओरिजिन हमें नहीं पता, इसलिए वो सिंपल वर्ड ही है जो कहीं से भी शुरू हो गए और उनको वही बोला जाने लगा। बट कंपाउंड वर्ड की अगर मैं बात करूं, किसी दिन ऐसा भी क्वेश्चन बहुत इजी वे में पूछा जा सकता है कि बताओ चार ऑप्शंस में से कौन सा सिंपल वर्ड है, कौन सा कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड वो होंगे जिनके शरीर दो होंगे, मतलब दो सिंपल वर्ड से मिलेंगे लेकिन उनका मीनिंग एक ही निकलेगा, आत्मा एक। अब देखो जैसे मैंने लिखा सन, फिर यहाँ पे एक डैश लगेगी और फिर बनाए गए फ्लावर, तो ये हो गया सनफ्लावर। लेकिन क्या मैं इसको सूरज वाला फूल बोलता हूँ क्या? नहीं, हम क्या बोलते हैं? सूरजमुखी। एक ही फूल की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सूरज भी है, उसके अंदर फूल भी है, बस वो सूरज की तरफ मुंह करके रखता है, इसलिए दो सिंपल वर्ड सन और फ्लावर से हमने सनफ्लावर बनाया। तो इसमें कोई टू वर्ड्स नहीं है, ये कितना है? वन वर्ड, लेकिन इसका टाइप कैसा है? कंपाउंड वर्ड। और इसका क्या है? सिंपल। और इसका भी क्या है? सिंपल। ऐसी अगर मैं फ्लावर के बाद में अगर ऐड कर दूं पॉट, तो क्या बन जाएगा? फ्लावर पॉट। तो ऐसा थोड़ी होगा कि फूल का पोट है, फूल का बर्तन है, नहीं, एक ऐसा पोट जिसके अंदर हम फूल रखते हैं, गुलदस्ता जिसको बोल सकते हैं। इसी हिसाब से अपने सामने कुछ वर्ड है जिनमें एक है अपना क्लास और एक है अपना रूम और उसी में है मेट। यहाँ लिखा था मैंने मेट। मेट का मतलब होता है जिसके साथ हम रहते हैं, जिसके साथ अपना अच्छे से कुछ बनता है, चलता है। तो मैंने अगर लिखा क्लास, ठीक है, और क्लास के साथ मैंने ऐड कर दिया रूम, तो ये क्या बन गया? क्लासरूम। तो इसका मतलब एक कक्षा था, इसका मतलब कमरा था। क्या कक्षा वाला कमरा होगा? नहीं, ये दोनों वर्ड्स मिलके भी एक ही काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है अपना कंपाउंड वर्ड। और इसी हिसाब से अगर मैं क्लास के साथ मेट ऐड कर देता तो ये बन जाता क्लासमेट। ऐसे बहुत से वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपका हो सकता है क्लासमेट, क्लासरूम, ठीक है, आपका डाइनिंग टेबल, किचन, हॉल, और इसी हिसाब से हो सकता है आपका सनफ्लावर, सनपोट, मैजिक लैम्प, बहुत से वर्ड हैं, ठीक है।
अब बचता है अपना तीसरा, जिसके बारे में शायद थोड़ा कंफ्यूजन रह सकता है। डिजिट वर्ड कैसे होता है? उनमें तो कोई लेटर भी नहीं आता, उनमें तो केवल और केवल नंबर आते हैं, डिजिट आते हैं। तो वो किस टाइप के वर्ड है? ध्यान से सुनना। मैंने लिखा डिजिट। डिजिट मीन्स होता है 1 से लेकर फिर 9 तक की काउंटिंग। इनको हम डिजिट बोलते, होता था ना अपना कीपैड वाला मोबाइल जिसमें 9 दबाते थे, वही वाला, तो वो सारे डिजिट होते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वर्ड होता क्या है। देखो, जब मैंने ODG लिखा था आपके माइंड में कुछ नहीं आया था, मतलब वो वर्ड नहीं था। मैंने जैसे ही DOG लिखा आपको गली याद आई होगी, पीछे भागता हुआ ये डॉग याद आया होगा, तो इसका मतलब ये वर्ड है। जब आप उस टाइम समस्या में थे तो आपके सामने फिर आपको भगवान भी याद आए होंगे, तो ये भी एक वर्ड है। मेरे सामने लेटर वही है, मैंने अलग अलग अरेंजमेंट किया तो फिर उनका अलग अलग मीनिंग निकला। इसका मतलब वर्ड क्या है? वर्ड ऐसा ग्रुप है, चाहे वो लेटर्स का हो या डिजिट का, जिसके होते ही, जिसके अरेंजमेंट होते ही हमारे दिमाग में ऐसा कुछ क्लिक कर जाए कि अरे हाँ, इसका मतलब ये है। मैंने देखो ODG बोला था, माइंड में कुछ नहीं आया था। DOG बोला, माइंड में कुत्ता आया था ना। इसका मतलब ऐसे कुछ भी डिजिट जो हमारे सामने लिखे और हमारे माइंड में कुछ और चल जाए, कोई ना कोई मीनिंग निकले। देखो, मैंने लिखा 1, शायद नहीं आ रहा है माइंड में। मैंने लिखा 117, कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा 1947, आहा, आज़ादी की लड़ाई, है ना, वो फ्रीडम, हमारी स्लेवरी से फुल फ्री हो गए, तो लिबर्टी जो हमें मिली थी वो दिमाग में आया। जैसे ही मैं लिखता हूँ 108, तो एम्बुलेंस टीम करती सी गाड़ी आपकी नज़र में आती है। जैसे ही मैं लिखता हूँ 100, आपके दिमाग में क्या आता है? पुलिस वाली गाड़ी। जैसे ही मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1098, चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर, बच्चों का शोषण होता है तो करते हैं ना कॉल डायरेक्ट 1098, ठीक है। इसी हिसाब से 786, 786, है ना, एक होली नंबर माना जाता है। और इसी हिसाब से अगर मैं बोलूँ 1857, 1857, तो 1857 की क्रांति, वो युद्ध, वो केसरी सिंह बारट, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आता है। तो मैंने ऐसे कुछ लेटर्स, ऐसे कुछ डिजिट लिखे जिनकी वजह से आपके माइंड में कुछ ना कुछ चला, हलचल हुई, उनका मीनिंग निकला, तो वो सारे आपके डिजिट वर्ड थे। और मैंने ऐसे ही कोई नंबर बोल दिया और उसका कोई भी सेंस आपको नहीं लग रहा, मतलब वो वर्ड बोलने से आपके माइंड में कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो वर्ड नहीं है। तो हमारी शुरुआत जब हमने लेटर से की थी, उसके बाद में हम इससे पहुंचे वर्ड पर, और अब हम वर्ड से आगे का फॉर्मेशन देखेंगे। लेटर्स 2 टाइप्स के देखे, वर्ड हमने 3 टाइप्स के देखे। अब ठीक वैसे ही जैसे लेटर मिलने से वर्ड बनता है, वैसे ही वर्ड मिलने से अपना बनता है सेंटेंस, यानी कि सेंटा क्लोज बाबा, सेंटेंस बनता है। ठीक है, क्या होता है सेंटेंस में? कोई भी वर्ड होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि इनको अरेंज करके बताओ कैसे। मैंने एक वर्ड लिखा इज, मैंने लिखा ए, मैंने लिखा दिस, और मैंने लिखा बॉय। मुझे ये बताना क्या ये सेंटेंस है? नहीं है ये सेंटेंस। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो बहुत सी बातें होती है। सेंटेंस हमने जैसे कैपिटल लेटर्स पढ़े थे, तो कोई भी जो सेंटेंस स्टार्ट होता है, एक बात फिर से ध्यान में रख लेना, चाहे नोट बना लेना, स्टार बना लेना साइड में, कि कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल फॉर्म में होगा। तो वर्ड से जब सेंटेंस बनेगा तो यहाँ इज में आई पहली चीज़ तो क्या होना चाहिए था? कैपिटल। हाँ, एस स्मॉल हो सकता क्या होता ही, एस होता स्मॉल, आई होता कैपिटल, इज। लेकिन उसके बाद में भी इसका अरेंजमेंट सही नहीं है, ए दिस बॉय, रॉन्ग हो गया। फिर अगर हम इसको इंट्रोगेटिव मान भी ले तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता। अब सुनना, अगर इसी सेंटेंस को मैं इस हिसाब से लिख दूं, दिस इज ए बॉय, अब आपको लगेगा हाँ ये कोई सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि हमने वर्ड्स का ग्रुप तो यहाँ भी बनाया था, लेकिन यहाँ अरेंजमेंट नहीं था, और यहाँ जैसे आए तो हमने ग्रुप्स का कर लिया अरेंजमेंट।
तो अब यहाँ पे इसका कोई मीनिंग भी निकल रहा है। तो ये होता है सेंटेंस का फॉर्मेट, यानी हमने शुरुआत जहाँ से की थी वर्ड पे आए, वर्ड के जोड़े से जब उनको अरेंज करके कोई मीनिंगफुल हम जो बात कहना चाहते हैं वो बात पूरी हो जाती है तो हमारा बन जाता है सेंटेंस। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब एक बार थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि अब मैं एक दो ऐसे क्वेश्चन पुट अप करूंगा आपके सामने जिससे आपका माइंड जो है जहाँ कहीं भी रुका हुआ है, जहाँ कहीं भी अटका हुआ है, सारा का सारा अच्छे से आपके सामने डांस करने लगेगा। बहुत सी चीज़ें समझ में आएगी। और उन्हीं चीज़ों में मेरा एक ही क्वेश्चन है कि हमने कहा है कि सर लेटर्स का ग्रुप होगा, लेटर्स का ग्रुप होगा तभी क्या बनेगा वर्ड। तो अकेले आदमी का ग्रुप नहीं हो सकता क्या? क्या अकेला कोई सा भी लेटर वर्ड हो सकता है क्या? मैं बोल दूं बी, ये कोई वर्ड हो सकता है क्या भाई? 26 लेटर है ना ए से लेके जेड तक, तो क्या कोई अकेला लेटर वर्ड हो सकता है क्या? क्योंकि हमने पहली शर्त क्या रखी थी, ग्रुप होना चाहिए। तो देखो आपने एक मूवी देखी होगी KGF, रॉकी भाई, उसका खुद का ये सारा एटीट्यूड सब कुछ चलता है ना। ठीक वैसे ही दो ऐसे लेटर हैं, चाहे उनको राम लखन मान लो, ठीक है, रॉकी भाई मान लो, पुष्पा मान लो, कुछ भी। एक तो अपना ए, क्योंकि हम जब आर्टिकल पढ़ते हैं तो एक वर्ड आता है आर्टिकल ए, ये खुद में एक वर्ड है क्योंकि इसका हिंदी मीनिंग होता है एक, जो 1 के इक्वल है। एक होता है आई, जो आप खुद के लिए काम में लेते हो, मैं आई, तो ये लेटर भी है, ये वर्ड है। तो इसका मतलब ग्रुप होना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100% ग्रुप ही होगा। अकेला लेटर भी अगर वो अपना मीनिंग पूरा कर पा रहा है तो वो भी लेटर है। ठीक है सर, एक लेटर का वर्ड तो हो सकता है, क्या एक वर्ड का सेंटेंस भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? वर्ड एक हो फिर भी अपना सेंटेंस बिल्कुल पूरा हो सकता है। ध्यान से समझना कैसे। मुझे कुछ कहना है तो इसका मतलब मैं मेरी बातें तो कहना चाहता हूं, उस बात के लिए मैं अगर वर्ड्स का ग्रुप लेता हूं तब भी वही बात है। और अगर देखो मैं किसी को कहूं बैठो, तो मैंने कहा बैठो, सिट डाउन, 2 वर्ड्स ले ली। लेकिन मेरे से कोई पूछ रहा है सर मैं खेल लूं क्या, मैंने कहा ओके प्ले। ओके नहीं बोल के मैं सीधा ही बोल दूं प्ले, तभी काम हो सकता है ना। इसका मतलब मैंने वर्ड तो बोला एक, लेकिन मेरा काम हो गया। मैं जो बात समझाना चाहता था वो समझ गया। ठीक है, मैंने कहा ड्रिंक, पियो, किसी ने नहीं पिया। और मान लो कोई पी रहा है, मैं बोल दूं डोंट ड्रिंक। ठीक है, किसी ने मेरे से पूछा कि सर मैं आपके साथ चलूं क्या, मैंने कहा नो। मैंने एक ही वर्ड बोला नो, ग्रुप नहीं है, लेकिन मेरा मीनिंग कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब एक अकेला वर्ड भी सेंटेंस हो सकता है, एक अकेला लेटर भी वर्ड हो सकता है। इसी हिसाब से अब सेंटेंस की आगे जब सीरीज चलेगी तो अपना बनेगा पैराग्राफ। क्लियर? पैराग्राफ में क्या होता है, कोई भी एक सेंस की जो लाइनें होती है वो चल रही होती है। मान लो मैं किसी नीलम के बारे में बात कर रहा हूं, तो जब तक मैं नीलम के बारे में कहूंगा, नीलम वहां गई, दिल्ली में रुकी, ये किया वो किया, जब नीलम के बारे में बात चल रही है तो एक सिंगल पैराग्राफ चलता रहेगा, उसमें चाहे कितनी भी लाइन्स हो। जैसे ही मैं नीलम से हटके किसी दूसरे टॉपिक के बारे में बात करूंगा, मैंने कहा नीलम जो है किसी कंपनी में काम करती है और मैंने उस कंपनी का नाम लिया, फिर मैंने कहा कंपनी बहुत अच्छी है वगैरह वगैरह। तो अब जैसे ही मैंने टॉपिक चेंज किया तो मेरी लाइन्स उस कंपनी के बारे में जितने भी है वो मेरा सेकंड पैराग्राफ होगा। तो यहाँ तक थी बिल्कुल बेसिक क्लास। लेकिन इसी बेसिक क्लास में अब जब हम सेंटेंस तक आ गए हैं तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि सेंटेंस कितने तो टाइप के होते हैं और सेंटेंस के अंदर क्या क्या मटेरियल होता है ना। टोटली क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या एग्रीमेंट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या आर्टिकल है। तो सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेंटेंस किस किस टाइप के होते हैं। क्योंकि सेंटेंस में क्या होता है, कोई भी बात जो होती है वो सामने वाले को समझानी होती है। अपने पास में कुछ भी ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, या कोई ओपिनियन है, या कोई मनाही है, कुछ भी करना है तो वो बात, या किसी का सवाल है तो वो बात सामने वाले तक पहुंचाना और उसको समझ में आ जाना, वो है सेंटेंस। देखना, सेंटेंस की टाइप्स की पहले बात करता हूँ, फिर हम इसके पार्ट्स की बात करेंगे। तो बेसिकली अलग अलग टाइप से हम सेंटेंस को पढ़ते हैं और सेंटेंस के टाइप्स पढ़ते हैं 4। उन 4 टाइप्स में सबसे पहला जो है वो है अपना असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है अभी समझेंगे। दूसरा है अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा है अपना एक्सक्लेमेटरी
सेंटेंस, और लास्ट है अपना इंपरेटिव सेंटेंस। ये हो गए अलग अलग टाइप्स। दूसरा जो टाइप समझा जाता है उसी के अंदर अपना ए पे आता है, मैं सीधा लिख देता हूँ पॉजिटिव सेंटेंस, बी पे आता है अपना नेगेटिव सेंटेंस, सी पे आता है अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस, और फाइनली डी पे आता है अपना इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। जब हम टेंस नाम का टॉपिक पढ़ेंगे या किसी भी सेंस की अगर बात करेंगे तब इन सेंटेंसेस के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बेसिक सेंस होता है कि उसके अंदर कितना क्या मटेरियल है, उसके बेस पे हम सेंटेंसेस को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। और सबसे पहला है असर्टिव। देखो, बात जब सिर्फ बात हो ना, जो केवल एक छोटी सी कोई एक ओपिनियन है उसको समझाना है, तो वो 2 तरीके की हो सकती है, एक तो यस वाली, एक नो वाली। यानी कि एक तो हो सकती है पॉजिटिव और दूसरी हो सकती है नेगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस को ही हम 2 पार्ट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव रोल के साथ समझते हैं। क्या होता है इनमें? फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ दिस इज ए बॉय, ये एक लड़का है। तो यहाँ पर मैंने एक सिर्फ छोटी सी बात बताई है इस लड़के के बारे में कि यही है, वो लड़का है। और मैं इसी को बोल दूँ, उसके मान लो थोड़े बाल वाल बढ़ा रखे हैं, किसी दिन सर ने खड़ा किया और पूछ लिया अच्छा तू लड़का है ना, तो नहीं लगेगा उसके हुलिये से कि वो लड़का है, तो तब क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट अ बॉय। सही बात है। तो इस कंडीशन में बात तो वही है, केवल बात में इतना सा फर्क है कि एक बार पॉजिटिव कहा जा रहा है, एक बार नेगेटिव कहा जा रहा है। तो जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव टाइप की बात हम करते हैं तो उस टाइप के सेंटेंसेज को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेज। ठीक है। इन असर्टिव सेंटेंसेज में 2 पार्ट्स हो गए, एक तो अपना पॉजिटिव और एक अपना नेगेटिव। तो मैंने जब कहा था स्टार्टिंग में कि लेटेस्ट 2 टाइप के होते हैं, उनका यूज क्या होता है, उनका यूज यहाँ पता चलेगा। कोई भी सेंटेंस हो, पहली बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि उस सेंटेंस की स्टार्टिंग जो होगी वो हमेशा कैपिटल लेटर से होती, यानी कि वही लेटर जो हम ऊपर की 3 लाइंस में लिखते हैं उन्हीं किसी लेटर में से इसकी शुरुआत होगी, चाहे सेंटेंस किसी भी टाइप का हो। तो पहली चीज जब हम बात कर रहे हैं ना असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में, तो इन असर्टिव सेंटेंसेस में 2 फॉर्मेट है, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वो जिसमें यस 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 टाइप की बातें होंगी, नेगेटिव वो जिसमें नो नेवर इस टाइप के वर्ड यूज होंगे। ठीक है। तो अब हमें पता है कि शुरुआत इनकी कहां से होगी? कैपिटल लेटर से। अगर मैं लिखता हूं दिस इज ए गुड गर्ल, कि ये एक अच्छी लड़की है, तो क्या ये सेंटेंस सही है क्या? दिस इज ए गुड गर्ल। तो हमने अभी अभी तो सीखा है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? कैपिटल लेटर से। तो ये हो गया THIS दिस। अब जाके अपना सेंटेंस ये सही है। अब दूसरी चीज, सर इसका नेगेटिव क्या होगा? तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? यहाँ पर नोट लग जाएगा, दिस इज नॉट ए गुड गर्ल, ये अच्छी बच्ची नहीं है। ये तो होगी इसकी शुरुआत की बात, लेकिन इसका एंड कैसे होगा? क्योंकि हम सबको पता है जो जन्मा है ना किसी न किसी दिन उसका एंड होने वाला है। तो शुरुआत की हम बात करें तो स्टार्टिंग हो रही थी अपनी कैपिटल लेटर से। एंड किसी भी सेंटेंस का 3 टाइप से हो सकता है, एक तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाकर, दूसरा क्वेश्चन मार्क लगाकर, और तीसरा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर। तो हमने जो सेंटेंसेस पढ़े थे, पहला था असर्टिव। असर्टिव में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों सेंटेंस की जो एंडिंग होगी वो एंडिंग होगी अपनी फुल स्टॉप के साथ में। 2 बातें ध्यान रखना, स्टार्टिंग कैपिटल लेटर और एंडिंग अपनी फुल स्टॉप के साथ। दूसरा अपना आता है इंटरोगेटिव। तो इस इंटरोगेटिव की शुरुआत तो हमें भी पता है कहां से होगी? कैपिटल लेटर से, लेकिन इसका जो अंत होगा वो किसी ना किसी सवाल को खड़ा करके होगा, तो यानी कि यहां पर आएगा क्वेश्चन मार्क। ये 2 चीजें जब कोई बात की जाती है तब उसका पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्मेट होगा अपना असर्टिव सेंटेंस का। जब हम कोई सवाल पूछते, अच्छा क्या ये अच्छी लड़की है,
तो वो क्या हो गया, इंटरोगेटिव। और हम बोलते हैं हाँ ये अच्छी लड़की है, तो पॉजिटिव। हम बोलते हैं नहीं ये अच्छी लड़की नहीं है, दिस इज़ नॉट अ गुड गर्ल, तब अपना हो जाएगा नेगेटिव। और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे असर्टिव सेंटेंसेज में।